स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा कैपिटल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोगों की तैयारियाँ बहुत अच्छे से चल रही होंगी। सभी लोग अभी जो इससे पहले मैंने 100 प्रश्न जो आपके सामने रखे जो कि एकदम नए प्रश्न थे और अब नए प्रश्न ही आपको मिलने वाले हैं। पीवाईक्यू भी मैं पढ़ा रहा हूँ और नए प्रश्न एकदम से कि आपकी तैयारी को जांचने की ये तैयारी है कि किस प्रकार से आपकी पढ़ाई हुई है। तो अब आज भी हमारे 100 प्रश्न ही हैं, पर 50 एक भाग में पढ़ाऊँगा, 50 एक भाग में पढ़ाऊँगा ताकि 100 थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है। और दूसरा एक चीज़ ये रहेगा कि पहले भाग में यानी पहले 1 से 5 यूनिट होंगी, फिर दूसरे में 5 से 10 यूनिट होंगी। ठीक है, तो सभी संपूर्ण यूनिटों से आपके प्रश्न चलेंगे और आपकी पीवाईक्यू भी मैं साथ में चलाता रहूँगा। आप लोग अपनी तैयारी को जांचते रहें कि किस प्रकार की हमारी तैयारी है और किस लेवल का सर पेपर बना रहे हैं। आप लोग तो पहले ही पेपर से समझ चुके होंगे कि मेरे पेपर में एक लेवल होगा। आपको मैं वन लाइनर प्रश्न नहीं पूछने वाला। अगर आप वन लाइनर के लिए आए हैं तो एकदम से आप मेरी क्लास छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि जैसा एनटीए पूछती है जो नेट लेवल का एक प्रश्न आते हैं उस लेवल के आप क्वेश्चन अपनी तैयारी करें। वरना तैयारी करने से कोई मतलब नहीं है कि अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि गोदान उपन्यास का समय क्या है, गोदान किसकी रचना है, ये आप भूल जाओ। ठीक है, वो क्रम से संबंधित प्रश्न पूछता है। अगर वो अंदर जाता है तो रचनाओं का क्रम पूछता है, नई रचनाएं आपसे पूछता है। तो इस प्रकार की आपकी तैयारी करें। ठीक है, तो चलो आज देखते हैं। पहले हमारे 1 से 5 यूनिट इसमें मिलेंगी और क्रम वाइज है। पहले भाषा विज्ञान के 5 से 10 प्रश्न मिलेंगे। जिस प्रकार से उसमें प्रश्न आते हैं उसी प्रकार से आपको मैं आपके सामने प्रश्न रखने की कोशिश किया हूँ। तो आइए स्वागत करते हैं और 1 घंटा हमारे साथ बने रहें और फिर बताएं आप लास्ट में कि कितने आपके सही हुए। ठीक है, तो चलो चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके भाषा विज्ञान से ही है कि राजभाषा आयोग 1955 राजभाषा आयोग 1955 के संबंध में दिए गए सुझावों में से कौन सा सही नहीं है। चलो बहुत अच्छा है। हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम है। सुझाव सही नहीं है। चलो बी ऑप्शन है कि उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। ठीक। सी 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए, ये भी सही है। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं। अब ऊपर बात यहाँ पर हिंदी में चल रही है, गौर करें जरा। ऊपर सब जगह बात हिंदी में चल रही है और लास्ट आपके सामने उत्तर मिल गया है कि भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएँ। तो फिर हिंदी का मतलब यहाँ पे क्या रह गया? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इसका उत्तर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताएं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, ये एक सामान्य प्रशंसा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई थी। तो सभी को पता है कौन सा अनुच्छेद है वो। तो कौन सा अनुच्छेद है भाई? अनुच्छेद 344, 345, 343, 348 बताएं। तो आप सभी को पता है कि भाई 348 में उच्च न्यायालय की बात की गई है। ठीक है, उच्च न्यायालय की बात की गई है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। 343 जो आपका है वो क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। 344 में राजभाषा आयोग की बात की गई है, राजभाषा आयोग की बात की गई है। ठीक, और 345 आप कमेंट करके बताएं कि अनुच्छेद 345 में भाषा के कौन से प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे अगला प्रश्न रहा, देवनागरी लिपि की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, बताना है। किसमें एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिन्ह है? बहुत बढ़िया। यह वैज्ञानिक लिपि है जिसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। शिरोरेखा का प्रयोग इसे अन्य लिपियों से अलग करता है। इसकी वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक नहीं है। बताएं इसमें कौन सा सही है? देखो हिंदी वर्णमाला आप लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज़ देखा हमने, का बोला का लिखा गया। तो ये तो हो गया कि इसमें जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिन्ह है। हमने का बोला तो उसके अब एक ही का की, अगर मैंने का ध्वनि की तो आप बोला है जो मेरे मुँह से जो सुना है आपने वही उसको लिखा है। तो एक ही लिपि और एक ही उसकी ध्वनि चिन्ह होगी। यहाँ भी सही है। शिरोरेखा का प्रयोग इसे अन्य लिपियों से अलग करता है। बिल्कुल आप जानते हैं कि अगर आपको जैसे कमल लिखना है तो उस पर आप शिरोरेखा जब तक नहीं लगाएंगे तब तक ये देवनागरी लिपि में अच्छी नहीं लगेगी। और अन्य लिपियों में ऐसा नहीं है। उर्दू की लिपि आप देख लीजिए, ठीक है, पंजाबी लिपि देख लीजिए, उनमें शिरोरेखा नहीं ज़्यादा गुजरती है। ठीक, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न दिया है कि इसकी वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक नहीं है। बिल्कुल भाई, क्यों? वैज्ञानिक तो है और ऊपर बात चल रही है। तो वैज्ञानिक क्या होता है? सही ढंग से लिखना,
अब देखो पहले स्वर ही आए, उसके बाद में व्यंजन आए, इसी को कहते हैं वैज्ञानिक तरीका। अंग्रेजी वर्णमाला हमारी वैज्ञानिक तरीके से नहीं लिखी गई। पहले ए है, उसके पहले स्वर है, पहला एक वर्ण स्वर है, फिर उसके तुरंत बाद व्यंजन आ गया, फिर उसके बाद 2 स्वर छोड़ के हमारा व्यंजन छोड़ के स्वर आया है, तो वो अंग्रेजी वर्णमाला वैज्ञानिक नहीं है। हमारी हिंदी वर्णमाला कैसी है, वैज्ञानिक तरीके से लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इसका उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि लिपि के विकास क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है। चित्रलिपि, प्रतीप लिपि, भावमूलक लिपि, ध्वनिमूलक लिपि। ठीक है, अगला चित्रलिपि, भावमूलक लिपि, प्रतीक लिपि या ध्वनिमूलक लिपि। प्रतीक लिपि, चित्रलिपि, भावमूलक लिपि या ध्वनिमूलक लिपि, या फिर भावमूलक लिपि, चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, ध्वनिमूलक लिपि। बताएं इसका उत्तर कौन सा सही है, बताएं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले चित्रलिपि चली थी, उसके बाद भावमूलक लिपि आई, फिर प्रतीक लिपि आई, फिर हमारी ध्वनिमूलक लिपि आई है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा इसका उत्तर करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लोग देखते रहें, प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के हैं। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान से 5 ही प्रश्न रखे थे मैंने कि संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी है। यह कथन किस भाषाविद का है। ये आपका प्रश्न पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो कुछ एक आधे PYQ भी आपके सामने हैं। तो आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, आइजैक पिटमैन का उत्तर है। किसका है भाई, आइजैक पिटमैन का उत्तर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से रचनाएं आपके क्रम में लगाने के लिए आएंगी। ठीक है, कि निम्नलिखित रचनाओं का सही कालक्रम या प्रकाशन वर्ष क्या है। ठीक है, खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मी रासो। तो देखो बीसल देव रासो तो आपको पता है 1212 में लिखी गई है, 1272 जेठ बदी नौवीं बुधवार। ठीक है, अच्छा पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज रासो का जो समय है वो 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। तो ये है भी 12वीं पर उत्तरार्ध है। इसका एक बात और बता दूं, ठीक है, ये आदिकाल की जो रचनाएं हैं वो उसमें समय में बड़ा विवादित है, पर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखा जाता है तो इस प्रकार से नजर आती हैं। अच्छा, हमीर रासो का जो समय है ये 14वीं शताब्दी है, इसका समय 14वीं शताब्दी है। और जो खुमान रासो है, खुमान रासो, इसका समय 9वीं शताब्दी में है। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इसका उत्तर सही है। ठीक है, तो खुमान रासो किसकी है, दलपत विजय की है। बिसल देव रासो खुमान रासो दलपत विजय की है। खुमान बीसल देव रासो नरपत नाल की है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की, हमीर रासो सारंगधर की रचना है। ठीक है, तो सभी लोग एक बार इसका उत्तर सही है। आगे संत कवियों की रचनाओं का सही कालक्रम क्या है, बताएं। संत कवियों का बताएं भाई, कौन सा इसका उत्तर सही है। देखो सबसे पहले बीजक, ज्ञानदीप, रसमंजरी, अखरावट। अब इनकी रचनाओं का जो सही कालक्रम आपको देखना है तो कवियों के क्रम में देख लीजिए। देखो बीजक कबीरदास की रचना है। ठीक, और इसका संकलन किसने किया था, धर्मदास ने किया था। कब किया था, 1565 में किया था। तो यहाँ तक तो सही है, ऑप्शन नंबर ए। ज्ञानदीप ये नूर मोहम्मद की रचना है। ठीक है, शेख नबी की है जो कि 1619 में लिखी गई थी। ये देखो 1619 में लिखी गई थी। रसमंजरी नंददास की जो कि 16वीं शताब्दी यानी 1580 के समथिंग में लिखी गई थी। ठीक है, और अखरावट जायसी की है जो कि अखरावट जो है ये जायसी की है और लगभग में इसका समय आप अगर देखें तो सबसे पहले तो बीजक है, क्लियर है, और अखरावट, ज्ञानदीप, रसमंजरी, ऐसा तो हो नहीं सकता। डी ऑप्शन देखते हैं इसका ज़रा। रसमंजरी तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो बीजक ही आएगी, ये तो आप लोग जानते ही हैं। देखा जाए तो इसमें ए तो ऑप्शन होगा नहीं, सी के पकड़े। देखो बीजक को जो संपादन किया था वो 1464 में किया था। ठीक, अखरावट ये लगभग में 1545 के समथिंग में लिखी गई। ठीक है, ज्ञानदीप जो लिखी गई ये 1619 में लिखी गई। ठीक है, और जो रसमंजरी का समय है इसका समय लगभग में 1500, इसका समय क्लियर नहीं हो रहा। तो आप याद रखना, अगर इस प्रकार से देखें तो इसका उत्तर सी ही होगा। ठीक है, सी ज़्यादा उत्तर सही है इसका, क्योंकि वैसे ही इन रचनाओं को आप क्रम से देखें तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही देख सकते हैं। तो इसका समय देखा जाए तो सी ही होगा उत्तर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताएं कि तुलसीदास द्वारा रचित निम्नलिखित कृतियों का सही कालक्रम क्या है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। विनय पत्रिका, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली।
रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली या फिर रामचरितमानस? बताएं कौन सा सही क्रम होगा। बताएं। देखो रामचरितमानस तो सबको पता है कि 1574 में लिखी गई, 1574 में लिखी गई। विनय पत्रिका का जो समय है वो 1580 में लिखा गई, 1580 संवत में है सभी है, ठीक है। और कवितावली जो 1612 में लिखी गई थी, ठीक है। दोहावली का जो समय है वो 1583 में है, ठीक है। अब इससे क्रम लगा लें आप। तो सबसे पहले तो रामचरितमानस आएगी, फिर दोहावली आएगी, ठीक है। विनय पत्रिका है, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ठीक है। और सबसे पहले देखें तो इसका उत्तर 2 में आएगा, विनय पत्रिका 1500 से 1612, ठीक। रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, फिर विनय पत्रिका। विनय पत्रिका सबसे लास्ट में जाएगी नहीं, रामचरितमानस हो जाएगी। इन रचनाओं में देखा जाए, जहाँ तक मुझे लगता है इनकी रचनाओं में देखो कवितावली और दोहावली इन रचनाओं को बीच में रखा जाता है। तो ये एक तो क्लियर बात है कि सबसे पहले तो आई थी हमारी रामचरितमानस जो कि 1574 में लिखी गई थी, ठीक है। इसको तो आप क्लियर मान लें। विनय पत्रिका या कवितावली और दोहावली, कवितावली और दोहावली में मतभेद है, तो आप फिलहाल इसका उत्तर ए ही मानो, क्योंकि तुलसीदास की रचनाओं में, बहुत सी रचनाओं में मतभेद, समय को लेकर बहुत मतभेद मिलता है, ठीक है। तो फिलहाल इसका उत्तर ए ही रखो। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित दार्शनिक मतों का सही उदय क्रम क्या होगा। बताएं, सभी लोग बताएं। देखो देख लिया होगा आप लोगों ने। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, समझना, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है, सब लोग जानते हैं, और ये 11वीं में आया था। द्वैताद्वैतवाद मध्वाचार्य का, ये भी 13वीं शताब्दी में था। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, ये भी 13वीं के समय में है। और शुद्धाद्वैतवाद ये वल्लभाचार्य का है, जो कि 15वीं शताब्दी में आया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ही उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूफी प्रेम काव्यों का सही कालक्रम क्या है। हंसावली, चंदान, मृगावती, पद्मावत, ठीक है। देखो एक बात समझना, हंसावली का जो समय कहीं कहीं 1394 मिलता है, कहीं कहीं 1300 मिलता है। तो हम रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखते हैं, तो सबसे पहले हम फिलहाल इसी को मानेंगे, इसका समय 1300 या कहीं कहीं आपको 1394 भी मिलता है। मगर अगर रामचंद्र शुक्ल को देखें, सरस्वती पांडे को देखें, तो ये 1300 समय नजर आता है। आगे चंदान 1379, 1379। मृगावती का समय तो सब लोग जानते हैं 1501 है, और पद्मावत का 1540 है, ठीक है। तो इसका समय यही होगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इसका उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं, रीत काल के प्रमुख कवियों का सही जन्म काल क्रमानुसार चयन कीजिए। केशवदास, बिहारी, मतिराम, पद्माकर, बिहारी, केशवदास, पद्माकर, मतिराम, ठीक है। फिर यह केशवदास, मतिराम, बिहारी, पद्माकर, या मतिराम, केशवदास, बिहारी, पद्माकर, ठीक है। बताएं इसका उत्तर, ये रहा आपके सामने। देखो केशवदास का जो जन्म हुआ था सब लोग जानते हैं, ये 1555 में हुआ था, ठीक है, केशवदास का। और अगर हम बिहारी का समय देखते हैं तो ये 95 में आए थे, 1595 में, 1595 में, ठीक है, 1595। अच्छा 1595। मतिराम का जो समय है ये सब लोग जानते हैं 1617 में आया था इनका, ये 1617 या कहीं कहीं 1604 भी मिलता है। पद्माकर का जो समय है वो 1753 का समय है। तो अब इसको मिला लें, कौन से, सबसे पहले केशवदास, फिर बिहारी, उसके बाद में मतिराम, फिर पद्माकर। तो ए फॉर अहमदाबाद इसका उत्तर सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ निम्नलिखित नाटकों का सही कालक्रम क्या है। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, चंद्रावली, वैद्य के हिंसा हिंसा न भवत, ठीक है। तो ये बताएं इनके। अंधेर नगरी सब लोग जानते हैं, इसका समय क्या है, अपने में लगा भी है, ठीक है। तो सभी लोग भाई इसका समय बताएं। अंधेर नगरी की वैद्य की हिंसा हिंसा न भवत कौन सी रचना का कौन सा समय है। तो अगर देखा जाए तो अंधेर नगरी का समय भाई 1881 सब लोग जानते हैं, 1881 है या फिर 1880 है, बताएं जल्दी। देखो
कि वैद की हिंसा हिंसा न बहुत, ये तो इसका समय क्या है 1873 में है, सब लोग जानते हैं। भारत दुर्दशा वैसे तो 1876 बहुत जगह मिलता है, मगर गणपत चंद्र गुप्त और नगेंद्र तो इसका समय 1880 ही मानते हैं, तो इसका समय हम तो 1880 ही मानेंगे। अंधेर नगरी तो 1881 में, ये भी सही है। और इसी के समथिंग में ये भी चंद्रावली भी है, 1881 के समथिंग में भी मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ही उत्तर सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम क्या है? हरिश्चंद्र मैगजीन, कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण। फिर कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण। हिंदी प्रदीप, कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, या ब्राह्मण, या ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, हरिश्चंद्र मैगजीन, या फिर कविवचन सुधा। देखो, कविवचन सुधा का जो समय है ये तो 1868 में प्रकाशित हुआ था। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में आया था। हिंदी प्रदीप 1877 में आया था भाई, और ब्राह्मण ये 1883 में। तो अगर देखा जाए तो इसका उत्तर कौन सा होगा? बी ही उसका उत्तर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा बताए गए भक्ति काल की 4 प्रमुख शाखाओं का सही कालक्रम क्या है? ज्ञानाश्री, प्रेमाश्री, कृष्णाश्री, रामाश्री, या ज्ञानाश्री, प्रेमाश्री, रामाश्री, कृष्णाश्री, या प्रेमाश्री, ज्ञानाश्री, रामाश्री, कृष्णाश्री, रामाश्री, कृष्णाश्री, ज्ञानाश्री, या प्रेमाश्री। तो एक बात तो क्लियर हो गई आपके, 2 ऑप्शन यानी डी, सी, डी तो नहीं होंगे, बी, ए और बी में आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो बताएं कौन सा इसका उत्तर सबसे पहले दे रहा है, बताएं। जैसे सब लोग आप पढ़ते हैं उसी प्रकार से याद रखना। सबसे पहले ज्ञानाश्री है, फिर प्रेमाश्री, फिर रामाश्री, फिर कृष्णाश्री सबसे लास्ट में दिया गया है। चलो, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं का सही कालक्रम चयन कीजिए। प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, ये सब भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। ठीक है, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, या फिर प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग। इनका सभी का समय बताएं। देखो, प्रेम तरंग जो रचना है भारतेंद्र की, इसका समय तो 1871 है। ठीक है, प्रेम तरंग 77 है। और प्रेम सरोवर इसका समय 1878 है। प्रेम माधुरी देखा जाए तो 1881 में, और प्रेम फुलवारी ये 1883 में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कृतियों का सही कालक्रम क्या है? परिप्रवास, साकेत, कामायनी, लोकायतन। अब सभी का समय जब तक नहीं पता होगा तब तक आप इस रचनाओं को नहीं कर सकते हैं। देखो, इनमें रचनाओं में तो याद रखना कि साकेत का समय सभी को पता है। साकेत का कब आया था भाई? साकेत 1531 या 1631, बताएं समय क्या है साकेत का? 1931। हाँ, चलो, साकेत है। परिप्रवास कब आई थी? 1914 में। कामायनी 1936 में। लोकायतन कब आई थी? 60 के समय में आई थी, हैं? हाँ, 60 के समय में। उनके पंत की रचना है, निराला की। ठीक है, पंत की। बताएं इसका समय क्या है? देखो, साकेत का समय तो क्लियर है, कब आया था? 1931 में ये लिखी गई थी, 1931। परिप्रवास जो रचना है इसका समय कब आया था? 1914। परिप्रवास का समय भाई कब था? 1914 में। तो परिप्रवास 1914। कामायनी 1935 में शायद लिखी गई थी। लोकायतन जो समय है, लोकायतन का ये 1964 में लिखा गया था, 1964। ये 35 या कहीं कहीं 36 मिलता है, तो आप फिलहाल 36 और 35 में कंफ्यूज ना हो। 35 कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं 36 मिलता है। ठीक है, और ये जो है 1931 में। तो अब इसके हिसाब से क्रम सही से लगा लें। तो सबसे पहले तो इसमें परिप्रवास आएगी, जो परिप्रवास, फिर हमारी कौन सी आ जाएगी? कामायनी, फिर साकेत, फिर लोकायतन। फिर ऑप्शन नंबर इसका सी उत्तर सही है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित कविताओं का सही कालक्रम क्या है? हमको पता है, नहीं पता आप लोगों को, मगर मेरा गाना तो सुना ही होगा कि हे उर्वन प्रेम अयोध्या शोकों में, वाहन कानन प्रेम तो महन हो गया।
चित्र झरता आंसू से, अब याद करो, चित्र झरता आंसू से, लहर कैसे उठी, जयशंकर भैया कविता ये कैसे लिखी। तो चित्र झरता आंसू से, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा की निम्नलिखित कृतियों का सही कालक्रम क्या बताना है आपको? निहार, रस्म, नीरजा, सांदगीत। ठीक है, तो मैंने कहा था नीरज शब्द याद रखना, नीरज। ठीक है, नीरज, नी से निहार, ठीक है, रा से रस्म, और जा से नीरजा, बाकी आप लगा लोगे नीरज। तो निहार, रस्म, नीरजा, सांदगीत। ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इसका उत्तर सही है। निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालक्रम क्या है, बता दोगे सभी लोग? देखो इसमें भी देख लेते हैं भाई। सबसे पहले परीक्षा गुरु आया 1882 में आया, बहुत बढ़िया। गोदान कब आया? 1936 में आया, बहुत बढ़िया। शेखर एक जीवनी कब आया था? 1940-41 के समय में आया था, 40-44 में आया था। झूठा सच कब आया था? 1958 में आया था, 1958-60 में आया। तो यही समय है आपका परीक्षा गुरु सबसे पहले, फिर गोदान, फिर शेखर एक जीवनी। ऑप्शन नंबर ए फॉर इसका अहमदाबाद इसका उत्तर सही है। निम्नलिखित आलोचनाओं ग्रंथ का सही कालक्रम क्या पूछ रहा है? हिंदी साहित्य का इतिहास, रसमीमांसा, चिंतामणि भाग 1 या फिर त्रिवेणी। ठीक है, तो आप इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके इसमें बताएं, तुरंत बताएं। त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि भाग 1, रसमीमांसा या हिंदी साहित्य। देखो हिंदी साहित्य का इतिहास तो 1929 में लिखा गया, ये तो क्लियर है। रसमीमांसा शायद 1949 में आई थी। ठीक है, और चिंतामणि भाग जो 1 है और त्रिवेणी, इसका समय आप लोग बताएं कमेंट करके। देखो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में, ये तो कन्फर्म है, 1929 में हम लिख दिए। ये त्रिवेणी 33 में आया था, 1933 में। चिंतामणि भाग जो 1 आया था ये 39 में आया था, सबसे पहला जिन्होंने संपादन किया था। रसमीमांसा ये 1949 में था। तो आप लोग इसी के अनुसार ऑप्शन सी को करेक्ट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष का सही कालक्रम क्या है? आप लोग जानते हैं, सबसे पहला 43 में, फिर 51 में, और फिर 59 में, फिर 79 में। ठीक है, यही समय आपको याद रखना है, 43, 51, 59, 79। ठीक है, 43, 51, 59, 81। तो पहला ही उत्तर आपको मिल गया होगा शायद। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर सही है। 69, 79, 59, 81 भाई, कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? 59, 81 सही तो है। चलो अगला बताएं कि निम्नलिखित कवियों का सही जन्म काल क्रमानुसार बताना है। नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, सभी का पता है भाई नागार्जुन का समय क्या है। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? 1911 में हुआ था, सभी लोग जानते हैं। मुक्तिबोध जो आए थे इनका जन्म कब हुआ था? 1917 में हुआ था। त्रिलोचन का जो समय है यह भी 1917 में आए हैं। ठीक, दोनों लोग। और शमशेर बहादुर सिंह जो हैं, शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म है 17 और शमशेर 1911, शमशेर बहादुर सिंह का भी 1911। तो अब देखते हैं, इसमें क्लियर करते हैं। तो अब लगा लीजिए इसमें से, तो दोनों का त्रिलोचन मुक्तिबोध के अनुसार चलेगा, तो दो लोगों का समय एक समान दिया है, तो ऑप्शन नंबर फिलहाल इसमें सी को आप मान सकते हैं। चलो आगे बढ़िए। निम्नलिखित कहानियों का सही कालक्रम क्या है? इंदुमती उसने कहा था, कफन या परिंदे। देखो इंदुमती उसने कहा था 1915 में आई थी, सब लोग जानते हैं। और कफन जो आई थी 1936 में आई थी, है ना। परिंदे 1960 में आई थी। तो मुझे लगता है इंदुमती सबसे पहली कहानी है शायद। हाँ, इंदुमती सब 1900 में आई थी, तो याद रखना 1900 ये पहला। उसने कहा था 1915, समय याद रखना। कफन 1936 में, और परिंदे 1960 में। तो ऑप्शन नंबर ए ही उसका उत्तर सही है। फणिसौना रेणु के निम्नलिखित उपन्यासों का सही काल क्रमांक क्या है? महिलांचल 1954 में आया था, यहाँ तक तो ठीक है महिलांचल। और प्रति पर कथा 1957 में। देखो ये भाई 1954, ये 1957, और दीर्घ तफा जो है 1963 में, और जुलूस 1965 में।
तो ऑप्शन नंबर यही है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं का सही कालक्रम क्या है। देखो जो जूठन है ये भाई 1997 में आया था, ठीक है। तिरस्कृत जो आया था ये 2002 में आया था, 2002 में। मुर्दैया तो सब लोग जानते हैं 2010 में। शिकंजे का जो दर्द है ये 2011 में आया था, सुशीला टगभोरे का है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका भी उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं, काव्य प्रकार। यहाँ से भारतीय काव्यशास्त्र बहुत क्रम वाले रचनाएं थे। आप लोग इसी प्रकार से रचनाओं को समय से याद करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम में समय से बहुत रचनाएं पूछता है। तो भैया आपको बताना है काव्य प्रकाश किसकी रचना है, नहीं पता है। काव्य प्रकाश मम्मट की है, सब लोग जानते हैं मम्मट की रचना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जगन्नाथ की कौन सी है, रसगंगाधर, ठीक है। और दंडी की क्या है, चलो दंडी की भी रचना आ गया। ध्वन्यालोक ग्रंथ के लेखक कौन है और यह किस सिद्धांत से संबंधित है। तो सब लोग पता है कि ध्वन्यालोक के कौन है, तो अभिनवगुप्त नहीं है, सिद्धांत नहीं, कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत, ठीक है। और आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी फॉर कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भामा द्वारा रचित है। भामा काव्याल कैसे है, नाट्य, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जैसे आप लोग पढ़ाए हैं। तो इनका देखो काव्यालंकार सार संग्रह अलग है, इनकी जो है भामा की जो रचना है वो काव्यालंकार है। काव्य नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है, सब लोग जानते हैं भरत मुनि का है। अब काव्यादर्श किसका है, ये है दंडी का। अब याद आ गया, देखो रचनाएं जब सामने होती है तो तुरंत याद आ जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आचार्य कुंतक किस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं और उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी। आचार्य कुंतक तो ये आप लोग जानते हैं कौन सा है, वक्रोक्त जीवतम और वक्रोक्त सिद्धांत ही इनका है, ठीक है। औचित्य किसका है, क्षेमेंद्र का है। औचित्य भाई किसका है, क्षेमेंद्र का है। औचित्य विचार चर्चा की रचना है। रस साहित्य दर्पण ये विश्वनाथ का आ गया, मुझे तुरंत याद आ गया, विश्वनाथ का है, ठीक है। अलंकार काव्यालंकार ये भामा है, कौन है, भामा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताएं, साहित्य दर्पण के रचयिता विश्वनाथ का प्रसिद्ध काव्य लक्षण क्या है। तदसो शब्दार्थो सगुणा अनुकृति पुनः क्वापि रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम वाक्यम रसात्मक काव्यम शरीर ताव दिष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली। देखो एक बात याद रखना, ये तो क्वापी ये मम्मट क्या है, किसका है, मम्मट का, याद रखना। रमणीयार्थ प्रतिपादिका, ठीक है, रमणी अर्थ देने वाला। अच्छा शरीर ताव दिष्टा विवच्छिन्ना पदावली ये तो दंडी की है लाइन, ठीक है। और रमणी ये जगन्नाथ की है, किसकी है, जगन्नाथ की है। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम जो है ये किसका है, विश्वनाथ का होगा। किसका है भाई, विश्वनाथ का है, ठीक है। किसका है, विश्वनाथ का, गलत नहीं हो सकता, मुझे बहुत याद थे ये सब। निम्नलिखित कौन सा ग्रंथ अरस्तु द्वारा रचित है। अब तो आप लोग बता ही दोगे, बायोग्राफी लिटरेरिया, क्रिटिक्स या पोएटिक्स या फिर द सीक्रेट बुक। तो बताइए इसमें कौन से है। बायोग्राफी जो पोएटिक्स जो रचना है वो इन्हीं की रचना है। बायोग्राफिया लिटरेरिया जो रचना है वो तो इनकी नहीं है, मुझे लगता है कॉलरिज की रचना है, ये शायद कॉलरिज की है, ठीक है, शायद कॉलरिज की है, ठीक है। द सीक्रेट बुक ये तो उनकी रचना है, शायद प्लेटो की है शायद, ठीक है। फिलहाल आप पोएटिक्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऑन द सबलाइम बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। नामक प्रसिद्ध रचना किस पाश्चात्य रचना किस आलोचक की है। तो किसकी है भाई, ये लोंजाइनस की है। किसकी है भाई, लोंजाइनस की, ए फॉर अहमदाबाद, लोंजाइनस की रचना है। आलोचक टी.एस. इलियट की प्रसिद्ध रचना द वेस्टलैंड पर परंपरा की अवधारणा से संबंधित लेख किस संग्रह में संकलित है। द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, सिलेक्शन फ्रॉम क्रिटिकल एसेज, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म या फिर ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। याद रखना ये किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इसका उत्तर सही है, ठीक है। आगे बताइए, लिटरेरिया के रचयिता कौन है जिसमें उन्होंने कल्पना और फैंटेसी का प्रसिद्ध विवेचन किया। वही बायोग्राफिया लिटरेरिया, आई रिचर्ड्स, प्लेटो, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है एस.टी. कॉलरिज, ठीक है, एस.टी. कॉलरिज। तो वही हमने कहा था हमारी रचना एकदम से करेक्ट रहती हैं, क्यों, क्योंकि हमने रचनाओं पे बहुत काम किया है। अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पढ़ाने के चक्कर में
थोड़ा थोड़ा रटना कम कर दिया है। अब क्या करूँगा, एक दिन बैठूंगा, सभी रचनाओं को रिवीजन मार दूंगा, ठीक है, फिर पढ़ाते हुए मज़ा आएगा। और ठीक है, इनके सबके हमको सन याद है। आज इन अगर रचनाकारों के समय अगर हमसे कोई पूछ ले तो इनका कॉलेज का समय क्या है, हमने बहुत बढ़िया ट्रिक बनाई थी, काल को एक बार करता है 72 बार करता है, तो कहनो कि 1772 में, ठीक है, इनका समय था। वर्ड्सवर्थ 1770 में, प्लेटो सब लोग जानते हैं 427 ईसा पूर्व, ठीक। आइए रिचर्ड्स 1893, ना मानना तो आप उठा के कॉपी देख लेना, इनका समय ये है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक कौन है, जिन्होंने मूल सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत की स्थापना की। तो मूल सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत आप लोग याद रखना, अभी पता चल जाए कि किसकी ये रचना है, ठीक है। तो देखो मैथ्यू अर्नल्ड का हमसे कोई समय पूछ ले, आपको बता देना, मैं बता दूं। मिथुन की समय बात मैंने कहा था 1822 में, ठीक है। आइए रिचर्ड्स 1893 में इनका। ड्राइडन कोई आपसे पूछे, मैंने कहा था कि मैं ड्राइवर जो है ना 31 साल का नहीं 16 साल का रखना चाहता हूँ, 1631। क्रोचे, ठीक है, 1866 के समय में आए थे शायद, ठीक, 1866 के समय में। चलो, तो ये इसका उत्तर आइए रिचर्ड्स होंगे। आगे बढ़ते हैं। अछूत की शिकायत नामक कविता किसके द्वारा रचित है, जिसे दलित चेतना की पहली कविता माना जाता है? जयप्रकाश कर्दम, हीरा डोम, ओम प्रकाश वाल्मीकि या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो आपको तुरंत कहना है कि गुरुजी ये हीरा डोम की रचना है, ठीक है। आगे, महात्मा गांधी के विचारों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उनकी रचना नहीं है? हिंद स्वराज, मेरे सत्य के प्रमुख जो आत्मकथा है, ग्राम स्वराज या भारत की खोज? बताना कौन से नहीं है। तो भारत की खोज नहीं है, सब लोग जानते हैं भारत की खोज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की प्रसिद्ध रचना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी अनुवाद जात भेद का उच्छेद नाम से किसने किया? गजब प्रश्न रखा है आपके सामने। किशोरीलाल व्यास ने, ललई सिंह यादव, मोहनदास नैमिषारय या फिर रामचंद्र शुक्ल ने? बताएं आप। गजब, यादव लोग बहुत आगे बढ़े हैं। ललई सिंह यादव याद रखना, इन्होंने ही किया था इसका एनिहिलेशन ऑफ का हिंदी अनुवाद जात भेद के उच्छेद जो है नाम से किया था। याद रखना, जात भेद का उच्छेद नाम से किया था ललई सिंह यादव ने। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल राम मनोहर लोहिया के किस वैचारिक ग्रंथ में उनके चौखंबा राज सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है? बहुत बढ़िया है। भारतीय शिल्पी, इतिहास चक्र, धर्म पर एक दृष्टि या समाजवादी आंदोलन? ठीक है, तो बिल्कुल आपका उत्तर बहुत अच्छा है, इतिहास चक्र। ठीक है, राम मनोहर लोहिया के किस औपचारिक ग्रंथ में उनके चौखंबा राज सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है? तो इतिहास चक्र में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ज्योतिबा फुले की है जिसमें उन्होंने शिक्षा, धर्म और जाति व्यवस्था पर अपने क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए थे? मेरी जीवन यात्रा, गुलामगिरी, महाराष्ट्र का इतिहास या फिर स्त्री पुरुष की तुलना? तो सभी को पता है इसका उत्तर क्या है, गुलामगिरी है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा उत्तर अच्छा आता है मैं समय नहीं लेता हूँ। जो रचनाओं के क्रम में थे उसमें समय था, कुछ सन ढूंढने पड़ते थे मुझे। ठीक है, तो अब देखो गुलामगिरी। अब इतने सन कहाँ से याद रहेंगे, मुझे पता है आप लोगों को भी दिक्कत है, मगर मैं एक बात बता दूँ, ठीक है, कि जब मैं तैयारी के दौरान में था, बहुत ज़्यादा नहीं, अभी पिछले ही साल, ठीक है। अब क्या होता है ना कि ये होता है ना, जब चुनाव कोई जब सिलेक्शन जीत जाता है, ठीक, तो फिर कौन चुनाव प्रसार करता है? तो इस प्रकार से हो जाता है कि जब एग्ज़ाम निकल जाता है तो सब तो पता है, पर क्या है ना, समय को लेके रिवीजन नहीं होता, और जब रिवीजन नहीं होता है तो वो समय मन से निकलते रहते हैं। इसीलिए मैं भी समझ चुका हूँ कि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करें उसी दौरान सारे एग्ज़ामों को दे दें। ठीक है, एक बार होने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स करेंगे, वो थोड़ा रिलैक्स के चक्कर में थोड़ा समय ज़्यादा हो जाता है। अब आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो मैं रिवीजन में रहता हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं अपने आप को मैं वो समझता हूँ कि मेरा तो JRF हो गया है, 2 बार JRF है, क्या करूँगा मैं इसको? ठीक है, क्या पढ़ूँ मैं, तो मुझे तो सब आता है। अरे कुछ नहीं भैया, ये सब मन का भ्रम है। ठीक है, जब तक आप पढ़ते हो तभी तक याद रहता है, वो भी कुछ हो। ठीक है, तो ये रिवीजन पे रिवीजन आप करते रहें। गुलामगिरी। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति जयशंकर प्रसाद की कविता कामायनी के श्रद्धा सर्ग की नहीं है? आप में श्रद्धा सर्ग लगा हुआ है, बताएं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, जो हो खिले बिजली का फूल। ये तो है, तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का या कैसा वेग,
नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वात रजत तक पक तल में, एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये ऑप्शन सी नहीं है इसका, क्योंकि नारी तुम केवल श्रद्धा हो ये लज्जा सर्ग में आती है। किस सर्ग में आती है? लज्जा सर्ग में। आगे बढ़ते हैं, विशेष से विशेष मिलान करो इसमें भाई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता राम की शक्ति पूजा में राम के लिए किन विशेषणों का प्रयोग है? क्या गजब प्रश्न दिया है। देखो, पुरुषोत्तम रावण, राघव राजीव नयन, जानकी जीवन राक्षस या राम लक्ष्मण। बताइए को राम की शक्ति पूजा में राम के लिए किन विशेषणों का प्रयोग हुआ है? ऐसे प्रश्न ढूंढे जाते हैं ऐसे, तो याद रखना राघव राजीव नयन कहते थे मुझके माँ राजीव नयन। तो ऑप्शन बी फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा। कविता का केंद्रीय भाव, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है? यानी कविता का केंद्रीय भाव है, मुक्तिबोध की जो कविता है अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है? ये दो प्रश्न एक साथ कैसे आ सकते हैं? कुंठित असफल बुद्धिजीवी, साधारण जनजीवन, ठीक है, या फिर व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास, प्राचीन भारतीय ज्ञान। उसमें ब्रह्म राक्षस है ही नहीं, तो ये अंधेरे में हटाइए, इसमें से अंधेरे से शब्द हटा दीजिए। अब बताइए इसका। हाँ, मुक्तिबोध की कविता में ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है? अब बताइए। कुंठित एवं असफल बुद्धिजीवी का है, याद रखना, कुंठित और असफल बुद्धिजीवी का है, ठीक है। आगे, कविता में प्रयुक्त, याद रखना, उपमा रूपक आज्ञा की कविता असाध्य वीणा में प्रियंवद ने वीणा के मौन को किस रूप में व्यक्त किया है? दुख का प्रतीक, सत्ता का प्रतीक, एक मौन महासागर, ठीक है, जीवन की निरर्थकता, ठीक है। वीणा के को किस रूप में व्यक्त किया है? तो सभी को पता, एक मौन महासागर के रूप में, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद की अंतिम पंक्ति है? कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कहानी कुतिया सोई उनके पास, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखी कई दिनों के बाद, घर में धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, और लाइट बैटरी कम रह गई, ठीक है, बस थोड़ा सा बचे हैं। और घर में, तो याद रखना, कौवे ने खुजलाई आंखें कई दिनों के बाद। ऑप्शन नंबर सी फॉर कनाडा इसका उत्तर सही है। अगला बताएं, निम्नलिखित कविताओं को उनकी रचना काल के आधार पर सही क्रम बताना है। सरोज स्मृति, ठीक है, सरोज स्मृति, और क्या है? प्रमृत्यु गाथा गिरिजा कुमार माथुर की, कामायनी शंकर प्रसाद की, अंधेरे में मुक्ति बोध की। तो याद रखना भाई, कामायनी का जो समय है सब लोग जानते हैं 1935 या कहीं कहीं 1936 मिलता है। अच्छा, दूसरा सरोज स्मृति तो सब लोग जानते हैं, ये भी कब समय है इसका? 1935 में है। प्रमृत्यु गाथा ये इसका समय 1954 का है, और अंधेरे में जो है ये 1964 में आई थी। तो अब लोग इसका समय सही लगा सकते हैं। तो 35 दो बार है, तो कामायनी, सरोज स्मृति, निराला, जयशंकर प्रसाद की 1-3 वाला समय देखते हैं। 3-1 है, 1-3 है। वाह भाई वाह, ठीक है, वाह। तो 35 हम 36 को इसको मानेंगे, फिर इसको मान लें 36, कामायनी को माने 36, अब सही लग जाएगा। सरोज स्मृति 35 आई, तो भाई इसका 1 और फिर 3 और फिर 2, ठीक है, फिर हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा इसका उत्तर सही है। कविताओं, आगे बढ़ते हैं। कविताओं के संकलन का कालक्रम, आगे के निम्नलिखित कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम बताना है, ठीक है। तो हरी घास पर क्षण भर, पहले तो हम इसका समय लिखते हैं, बताइए। अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, नहीं बताते हैं, आप लोग मान लें, बता लें, हाँ, ये देखो 1 4 3 2 3 2 4 1 3 2, फिर 1 3 4 2 4 3 1 2। अब ये रहा आपके सामने। अब मैं आपके सामने इनके समय लिखने जा रहा हूँ। देखो, हरी घास पर क्षण भर ये कब लिखा गया था? 1949 में। कितनी नाव में कितनी बार, तो सब लोग जानते हैं, बहुत फेमस है ये 1961 में। आंगन के पार द्वार किसको नहीं पता है? देखो, कितनी नाव में कितनी बार? 67 में। आंगन के पार द्वार 1961 में आई थी। भाई क्यों टेंशन ले रहे हो अब, ठीक है। इंद्रधनुष रौंदे हुए ये 1957 में आई थी, 1957। अब इसको लगाइए, लगा देंगे ना, तो हाँ, कितनी नाव में कितनी बार? 1967, ठीक है। आंगन के पार द्वार 1961, हरी घास पर क्षण भर 1949, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957। तो बताइए इसमें कौन सा समय होगा? 57, 4 तो पहले आ गया, ठीक है, 4, फिर नहीं 4 कहाँ से, 1 पहले आएगा, 1 फिर 4, और फिर उसके बाद में 3, और फिर उसके बाद में 2, तो 14 32 उत्तर देखो कहाँ है इसका? 14 32 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कविताओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही। देखो ये पहले 50 प्रश्न आपके सामने 1 से 10 यूनिट 1 से 5 यूनिट मैंने रखा है। आगे जो आपके 50 प्रश्न आने वाले हैं वो 50 से आगे से 100 तक आपको 6 से 10 यूनिट यानी उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और अन्य कविता, सिर्फ उनसे ही 50 प्रश्न आपके सामने मैं लाने वाला हूं उसके नेक्स्ट भाग में अगली क्लास में। तो निम्नलिखित कविताओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है। परिवर्तन, गीत फरोश, बादल राग, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, बताएं। तो सभी को पता है परिवर्तन का जो समय है, परिवर्तन ये तो 1936 के समय में लिखी गई थी भाई। परिवर्तन 36-26 में लिखी गई थी। देखो जो परिवर्तन है इसका समय जो कि मुझे मिला है वो 1926 के समय देखा गया, जो पल्लों में संकलित है, ये पल्लों में संकलित है, ठीक है। गीत फरोश और अगले देखते हैं बादल राग। बादल राग का जो समय मुझे मिला है वो 1920 से 23 है, ठीक। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, ये तो भाई 1953 में है, 1953। गीत फरोश का समय आपको देखना है, ठीक है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, ये है इसका नहीं 1930 है भाई, 1930 है। कभी कुछ तान सुनाओ 1930, ये गीत फरोश है 1953, ठीक है, 1953। अब लगाइए सही है। परिवर्तन 1926 है, गीत फरोश 53 है और बादल राग 1920 से 30 है, कभी कुछ ऐसे तो 1930 है, ठीक है। तो अब देख लें इसका उत्तर कौन सा होगा। अगर देखा जाए तो 1920 से 23, तो पहले तो 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम 3 लिख दें। उसके बाद में 1920, उसके बाद में भैया कौन सा आएगा, डी आ जाएगा, तो 3 4, ठीक है, 3 और 4 और फिर हमारा 1 नहीं, कहाँ गया, 3 1 हो जाएगा और फिर 4 हो जाएगा ना, हाँ 3 1 4, तो 3 1 4 देखते हैं किसमें मिलेगा, 3 1 4 ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो 3 1 4 ये रहा इसका उत्तर 3142, ठीक है। कालक्रमानुसार निम्नलिखित कवियों का उनके जन्म वर्ष के अनुसार सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बताएं। देखो केदारनाथ अग्रवाल का समय हम लोग समझ चुके हैं 1911 है, ठीक है। और भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं, भवानी प्रसाद मिश्र ये 1913 में इनका जन्म हुआ था, ठीक। शमशेर बहादुर सिंह ये भी भाई 1911 में ही, बहुत 1911 में इनका जन्म हुआ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, ठीक है। तो अभी बताइए, तो 11 11 2 आ गए, तो 2 और 1 देख लें किसमें 1 और 2 मिल गया है, अब 13, तो 3 4 तो सही है, 3 और 4 तो ऑप्शन नंबर बी ही आप लगा दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताएं। निम्नलिखित कविता संग्रहों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए और फिर उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में सही अनुक्रम लगाना है। वाह भाई वाह, ये समझो क्या लिखा है। निम्नलिखित कविता संग्रहों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है आपको, फिर उसके प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो सतरंगे पंखों वाली, अकाल में सारस, आत्महत्या के विरुद्ध, जंगल का दर्द, आप सभी को कविताओं का संकलन करना है, क्रम लगाना है, बताएं। सबसे पहले कि सतरंगे जो पंखों वाली है, इस ये रचना किसकी है, नागार्जुन की। इन्होंने कहा है प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना, पहले से बाद के क्रम में। तो ये जो समय था नागार्जुन के, ये 1959 में आया था, मैंने कहा था 1959 का समय था। और अकाल में सारस ये केदारनाथ अग्रवाल की जो है, जो कि 1988 में थी, है ना, 1988 में। दोबारा देख लेते हैं। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की है, और ये कब, इसका समय क्या है, 1967 में है, 1967 का समय है, बहुत बढ़िया। जंगल का दर्द सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, जंगल का दर्द, ठीक, जो कि 1976 में लिखी गई, 1976 में, ठीक। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नागार्जुन की पहले यानी पहला नंबर 2 है, अब फिर यहाँ पे 67 है तो यानी 4 है, फिर इसके बाद में 76 यानी 3 है, और फिर लास्ट में पहला यानी 24 31 जिसमें मिल रहा है, यानी 2 2 4 2 4 किसी में नहीं मिल रहा है, 2 4 किसी में नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन आपका यही आप याद रखना, ये वाला आपका समय है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग उपन्यास चल लेंगे, 60 क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद में जो है हम लोग अगले 40 प्रश्न करेंगे।
मजदूरी करना कोई पाप नहीं और ना चोरी करना ही कोई पुण्य है, दोनों पेट के लिए हैं। यह कथन गोबर ने किस पात्र से कहा था? बताएं, होरी, धनिया, झिंगुरी सिंह या मालती? तो आप सभी को पता है होरी से कहता है, शुरुआत में ही कहता है। आगे, इस अंचल का जीवन सत्य यही है कि यह दुख है, रोग है, फाका काशी है, कुंठा है, मगर हंसी भी है, प्यार भी है, कला भी, आनंद भी है। यह कथन किस पात्र ने कहा और किसके प्रति कहा? ये महिला अंचल से है, बताइए। डॉक्टर प्रशांत ने कमली के प्रति कहा, बावन दास ने कालीचरण के प्रति कहा, विश्वनाथ प्रसाद ने मंगला देवी या महान सेवादास ने लक्ष्मी से कहा था? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका ए, डॉक्टर प्रशांत ने कमली के प्रति कहा था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तारा के व्यक्तित्व को सबसे कम दर्शाता है? यह उपन्यास के मुख्य पात्र जयदेवपुरी की बहन है। ठीक है। अगला, विभाजन की त्रासदी के शिकार होने के बाद भी उपन्यास संघर्षशील रहता है। वह भारतीय संस्कृति की रूढ़िवादी मान्यताओं की प्रतीक है और वह एक शिक्षिका बनती है और स्वावलंबी जीवन जीती है। बताएं कौन सा इसका उत्तर सही है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका उत्तर सी होगा। आप लोग जानते हैं कि वह भारतीय संस्कृति रूढ़िवादी मान्यताओं की प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। अगला, 54, हमारी शिक्षा का यह जो हाल है और अगर कोई आदमी स्कूल में 2-4 साल पढ़ ले तो यही उसकी सबसे बड़ा प्रमाण है कि उसने पढ़ाई लिखाई से अपने को इतना दूर कर लिया है कि अब वह कुछ कर धर नहीं सकता। यह कथन किस पात्र के चिंतन को व्यक्त करता है? यानी कहाँ? याद रखना, राग दरबारी, वैद्य जी, रंगनाथ, प्रिंसिपल साहब, मास्टर मोतीराम। तो याद रखना किसका है ये? रंगनाथ का है। किसका है भाई? रंगनाथ का उत्तर है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नत्थू को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। वह एक मुस्लिम लीग का सदस्य था जो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रयास करता है। आगे, वह एक सिख किसान है जो दंगों के दौरान अपने परिवार को बचाता है। नत्थू के बारे में है, वह एक चमार दलित पात्र है जिसने सुअर मारने के लिए पैसे दिए जाते हैं जिसे दंगे भड़कते हैं। वह शहर का एक प्रभावशाली नेता है जो दंगों की आग को शांत करने का प्रयास करता है। मुझे लगता है सभी का उत्तर आ चुका होगा। वह सी है, चमार था, जो 5 रुपये लेता है। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त है, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री स्पर्श है, पुरुष शून्य है, स्त्री पुरुष है। यह संवाद किस पात्र ने किस पात्र से कहा था? भटनी ने बाणभट्ट से कहा था या फिर निपुणिका निवनिया ने बाणभट्ट से कहा था? महामाया ने बाणभट्ट से कहा था या बाणभट्ट ने भट्टनी से कहा था? पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त है, याद रखना निपुणिया यानी निपुणिका कहती है, बाणभट्ट से कहती है। ठीक है, बहुत बढ़िया कथन। बंटी की मनोदशा को दर्शाने वाला कथन पहचानिए। माँ तुम पापा को क्यों नहीं जानती? उन्हें तो सब जानते हैं। मुझे तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक नया स्कूल चाहिए। डैडी, अब मैं किस घर में रहूँगा? तुम्हारे साथ ही, अम्मा के साथ। शादी तो सिर्फ एक समझौता है, माँ और डैडी का समझौता। याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर सही है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं आपके सामने। उपन्यास जिंदगी नामा कृष्णा सोबती पात्र शाहजी की मुख्य पहचान क्या है? गांव का सूदखोर और अत्याचारी जमींदार है, कृषक परिवार का मुखिया और पारंपरिक मूल्यों का रक्षक है, गांव का धार्मिक और ज्ञानी व्यक्ति जिसके पास पुस्तकालय है, और गांव का वह बुजुर्ग जिसने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सी ही उत्तर सही है। काली के चरित्र की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? उच्च जात की महिला से विवाह न करना, भूमिहीन होने के कारण गांव से पलायन करना पड़ा, दलित होने के कारण गांव की मुख्य धारा से अलग थलग रहने और शोषण का शिकार। ठीक है, और सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिल पाना। तो याद रखना कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, दलित होने के कारण गांव की मुख्य धारा से अलग थलग रहना और शोषण का शिकार होना। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। 60वां लास्ट प्रश्न है, यातना तो मेरे लिए भोजन है, मैं यातना के बिना जी ही नहीं सकता। यह कथन शेखर के चरित्र की किस विशेषता को उजागर करता है? क्रांतिकारी गतिविधियों में उसकी लिप्तता, उसका अंतर्मुखी और आत्मपीड़नकारी स्वभाव, जीवन के प्रति उसका पलायनवादी दृष्टिकोण, या उसके प्रेम संबंधों की विफलता। ठीक है, तो याद रखना इसका लास्ट उत्तर आपको मैं दे रहा हूँ, उसका अंतर्मुखी और आत्मपीड़नकारी स्वभाव। ऑप्शन नंबर बी फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा उत्तर ज़्यादा सही है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। धन्यवाद सभी का। और सभी लोग 60% में ये बताएं कि हमारे कितने उत्तर सही हैं। हाँ, इससे पहले के कुछ प्रश्न थे वो जो बहुत कठिन थे। कठिन क्या, क्रम वाले प्रश्न मैंने रखे ही थे जानबूझ के। समयों का थोड़ा विवाद रहता है आदिकाल रचनाओं में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बस जिस प्रकार से बताता चल रहा हूँ
थोड़ा समय के अनुसार देखते रहें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हिंदी बयार के सर से मिलते रहें। और एक बात फिर बताता हूँ, सभी लोग इस बात का याद रखना, जिसको भी यूजीसी नेट के नोट्स चाहिए, ठीक है, वो संपर्क करें। आज से नया नंबर है जो कोचिंग का नंबर है, ठीक है, वो नंबर मैं आपको इसमें दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर, इस नंबर पे संपर्क करना है किसी को चाहिए। नंबर ये है 9026, ठीक है, और 22 43 86, 22 43 86, ये कोचिंग का नंबर है 9026 22 43 86, 9026 22 43 86। इस नंबर पे आप लोग संपर्क करें, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें। आपको 1 से 10 यूनिट मात्र 449 रुपये में आपको दिए जाएंगे। तो बेहतर नोट्स होंगे, यूजीसी नेट में हमेशा पीवाईक्यू के साथ में मिलेंगे, ताकि आपको कलर रूप में मिलेंगे। जिस फॉन्ट में मैं पढ़ा रहा हूँ उसी फॉन्ट में आपको सारे नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों को अगर क्लासें देखनी है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, सभी को सभी क्लासें मिल जाएंगी, ठीक। अच्छे से मैंने पढ़ाया है और जाके उनको क्लियर करिए। तो आइए, और सभी लोग कमेंट करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये भी बता दें कि मेरे कितने उत्तर इसमें सही हुए हैं, ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।